नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करूंगा जिनका संबंध स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से है या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल से है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में। जो पुरातन राजनीति है या जिसको हम परंपरागत राजनीति बोलते हैं, जिसका बाद में व्यवहारवादियों ने विरोध किया था, वो कहने लगे कि राज्य है, सरकार है, औपचारिक संस्थाएं हैं, ये सारी चीजें अपने आप में संक्षिप्त रूप है और मानव व्यवहार का वास्तविक प्रकटीकरण नहीं करती। तो उन्होंने फिर राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा की, और राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में एक व्यापक परिप्रेक्ष्य लेती है जिसमें राज्य, सरकार, औपचारिक, अनौपचारिक सारे संगठन अपने आप में समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक अप्रोच प्रमुख व्यवहारवादी डेविड ईस्टन लेके आए थे, जिसको सिस्टम अप्रोच बोलते हैं, व्यवस्था सिद्धांत बोलते हैं। उस व्यवस्था सिद्धांत में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए फिर ग्रेबियल, आमंड और कोलमैन ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लाए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल लाए। ये मॉडल ये बताता है कि किसी भी राज्य व्यवस्था में कौन सी संरचनाएं हो सकती है और किस प्रकार के कार्य करती है। इन सब के बारे में इन्होंने व्यापक रूप से बताया है। और ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ये विकासशील देशों की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करती है। विकासशील देशों की राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है जो विकासशील देशों का, उसका अध्ययन करने के लिए ग्रेबियल, आमंड और कोलमैन, जो कि एक अमेरिकन विचारक हैं, अमेरिकन व्यवहारवादी विचारक हैं, इन्होंने ये अप्रोच विकसित की। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के ऊपर हर हालात में आप कोई सा ही पेपर दो, एक क्वेश्चन जरूर आता है और सिंपल क्वेश्चन आता है आमतौर के ऊपर। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे ग्रेबियल, आमंड को, तो ग्रेबियल, आमंड ने राजनीतिक संरचना के कुछ संरचनाएं और कार्य बताए हैं, इनपुट और आउटपुट कुछ फंक्शंस बताए हैं। इनमें से 4 हैं वो इनपुट में है और 3 है वो आउटपुट में है। ऐसे करके टोटल 7 ये फंक्शंस हैं। इनके चारों ओर पूरा मॉडल घूमता है। तो आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल रूप में समझ में आ जाएगी। आज हम सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ताकि आपकी थोड़ा सा आइडिया बन जाए, आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाए, और उसके बाद जब आप इसको समझो तो आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन यहां से आया था। ग्रेबियल, आमंड के अनुसार संरचनात्मक प्रकार्यवादी जो विश्लेषण है उसमें हित संयुक्तिकरण की भूमिका किस अभिकरण या किस एजेंसी के द्वारा या किस संरचना के द्वारा निभाई जाती है। ग्रेबियल, आमंड ने 4 प्रकार के इनपुट फंक्शंस बताए हैं। उसमें से पहला जो इनपुट फंक्शन है वो है समाजीकरण व भर्ती, कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट फंक्शन में ये आता है। दूसरा होता है हित है उनकी अभिव्यक्ति, हित अभिव्यक्तिकरण यानी आर्टिकुलेशन, और तीसरा है हितों का संयुक्तिकरण, हित संयुक्तिकरण। और चौथा काम है वो है राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल जो संचार है, राजनीतिक संचार। अब ये 4 प्रकार के कार्य हैं, इनको करने वाली संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो अलग अलग है। ये परिवार है, विद्यालय है, हमारी जो मित्र मंडली वगैरह है, ये सारा हमारा समाजीकरण और भर्ती करते हैं। हमारे जो हित हैं ये दबाव समूहों के द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं। इन सभी हितों को जो संयुक्त करने का काम, एग्रीगेशन करने का काम, संयुक्तिकरण का काम है, वो राजनीतिक दल करते हैं। और राजनीतिक संचार है, ये मीडिया का काम है। तो हितों का संयुक्त विभिन्न हितों को मिलाता है वो राजनीतिक दल मिलाते हैं। तो इसका उत्तर है वो राजनीतिक दल है। देखिए, विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग हित है। जैसे हम ये चर्चा करें कि बीजेपी है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं शिक्षक भी, उससे स्त्रियां भी जुड़ी हुई, किसान भी जुड़े हुए, मजदूर भी जुड़े हुए, इन सबके अलग अलग हित है। बीजेपी क्या करते हैं, इन समस्त हितों को एक कर लेती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट लिए जा सके। हर एक पार्टी यही करती है। तो राजनीतिक दल है, ये विभिन्न हितों को इकट्ठा करता है, दबाव समूह उनको व्यक्त करते हैं। जैसे मजदूरों का दबाव समूह है, वो मजदूरों के हितों को अभिव्यक्त करेगा, प्रकट करेगा, उनको सबके सामने लाएगा।
किसानों का वो किसानों के हितों को सामने लाएगा, शिक्षकों का वो शिक्षक के हितों को सामने लाएगा, नारियों का जो संगठन है वो नारी हितों को, युवाओं के संगठन है वो युवा हितों को सामने लाएंगे, बेरोजगारों का संगठन है वो बेरोजगारों को हितों को सामने लाएंगे, अभिव्यक्त करेंगे। वो होते हैं दबाव समूह। फिर इन सब हितों को राजनीतिक दल क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है। तो ये इसका उत्तर बी है। अगला देखते हैं कि कौन सी संरचनात्मक प्रक्रिया की प्रमाणिक आलोचना नहीं है। देखिए ये आलोचना है इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल की, ये आलोचना की जाती है कि अनुरक्षण मेंटेनेंस के ऊपर जोर देता है। ये कहता है राजनीतिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, उसमें इस प्रकार उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, छोटे मोटे परिवर्तन करके, कभी रेडिकल चेंज नहीं करने चाहिए। देखिए रेडिकल चेंज होता है कि आपके पास गाड़ी है, पूरी गाड़ी को बदल दो, नई गाड़ी ले आओ, ये रेडिकल चेंज है। मेंटेनेंस का तात्पर्य पास जो भी गाड़ी चल रही है उसको आप चलाए रखें, जब कभी दिक्कत आए उसमें थोड़ी बहुत मेंटेन कर लें आप। अनुरक्षण होता है उसको बचा के रखा जाए, अनुरक्षण किया जाए, मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस की जाए उसको। तो ये व्यवस्था में बदलाव की बजाय मेंटेनेंस के ऊपर ज्यादा बल देते हैं। बिल्कुल सही आलोचना है ये। वैचारिक रूप से ये थोड़ी सी रूढ़िवाद की ओर झुकी हुई है। जैसे ही हमने कहा कि अनुरक्षण पे बल दे रहे हैं, इसका मतलब ये रूढ़िवादी टाइप होते हैं। रूढ़िवादी वो व्यक्ति होते हैं जो परिवर्तन या तीव्र परिवर्तनों को पसंद नहीं करते। समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। ये भी इसकी आलोचना है कि ये शक्ति संबंधों को अच्छी तरह से नहीं समझा पाता। यह सिद्धांत पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील विश्व के लिए उपयुक्त बताता है। ये इसकी आलोचना नहीं, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था वो रोल मॉडल है विकासशील विश्व के लिए। निम्नलिखित निवेश कार्यों को सही क्रम को चिन्हित करना है। ये इनपुट फंक्शंस है, मैंने कहा था 4 प्रकार के बताए हैं। राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती 1 नंबर पे है, हितों की अभिव्यक्ति 2 नंबर पे है, हितों का इकट्ठा करना समुच्चयन या संयुक्तिकरण 3 नंबर पे है, राजनीतिक संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन 4 नंबर के ऊपर है। तो पहले शुरुआत में 2 आएगा, ये आएगा 2, तो इसमें 2 है, इसमें भी है। फिर आएगा 4 नंबर, 2 के बाद 4, तो इसी में बैठता है। तो इसका उत्तर है ये बी है, 2 4 3 1। ये ऐसे बताए उन्होंने एक सीरीज के अंदर। अमन पवाल के राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से? जो रूपांतरण कार्य है वो 7 प्रकार के हैं। 4 अभी हम देख के हटे थे, उसके बाद 3 और है, नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन और नियम अधिनिर्णय। तो ये 7 मिलके और रूपांतरण को कंप्लीट करते हैं। तो ये चारों इसके तहत शामिल होते हैं। हम गलती कहां कर देते हैं? हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचार को मान लेते हैं। हम सोचते हैं इसमें से एक गायब हो गया, जो पहले वाला था राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, वो नहीं है। ये टोटल 7 काम रूपांतरण के तहत आते हैं। 3 आउटपुट के आते हैं, वो भी रूपांतरण के तहत ही आते हैं, नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन और नियम अधिनिर्णय। तो ये 7 काम है टोटल, इसमें से ये चारों उसी के तहत ही आते हैं, 3 लिखे हुए नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी हित समूहीकरण की शैली नहीं है? हित समूहीकरण की शैली पंथ निरपेक्ष है, परियोजनात्मक है, समझौतावादी भी है, मूल्य निरपेक्ष और मूल्य अभिविन्यासित भी है, आदर्शवादी, विशिष्टवादी और परंपरागत भी है। लेकिन ये नहीं है अधिशासी, आधिकारिक या प्रतिद्वंदात्मक नहीं है। हितों का समूहीकरण करना है, संयुक्तिकरण करना है। तो राजनीतिक दल कौन कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? तो वो पंथ निरपेक्ष टेक्निक काम में लेते हैं, प्रयोजनवादी काम में लेते हैं, समझौतावादी काम में लेते हैं, विभिन्न हितों में समझौता करवाना। वो मूल्य निरपेक्ष है या मूल्यों से ग्रसित अभिविन्यासित है, उसको भी काम में लेते हैं। या जो रूढ़िवादी है वो मूल्यों पर ज्यादा बल देते हैं। वो आदर्शात्मक हो सकती है, वो विशिष्टवादी या परंपरागत हो सकती है। ये सारी तो काम में आती है, लेकिन ये काम में नहीं आती। प्रतिद्वंदात्मक समूहीकरण बड़ा दिक्कत आ जाती है। फिर निम्नलिखित में से आमंड पावेल द्वारा वर्णित कौन सी राजनीतिक व्यवस्था संरचनात्मक विभेदीकरण और सांस्कृतिक लौकिकरण के रूप के अनुसार सही है? तो संरचनात्मक विभेदीकरण, ये विभिन्न संरचनाएं अलग अलग काम करती है। देखिए राजतंत्र वहां होता है, वहां राजा ही सारे काम करता है। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र आता है तो आपको देखा कि विधायिका अलग होगी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और भांति भांति के संगठन, दबाव समूह, राजनीतिक दल बन जाते हैं। इसको बोलते हैं संरचनात्मक विभेदीकरण। सांस्कृतिक लौकिकीकरण, इसका तात्पर्य है कि आपकी संस्कृति उसमें सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है,
विभिन्न प्रकार का ऐक्य बढ़ रहा है। अब आपके लैंगिक भेद, जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद कम हो रहे हैं, आर्थिक भेद कम हो रहे हैं, सामाजिक स्तर के ऊपर समानता आ रही है। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक लौकिकीकरण। अब इसके आधार पर इन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई है। एक है आदिम व्यवस्थाएं, आवर्तक राजनीतिक संरचनाएं, जहां बदलती रहती है राजनीतिक संरचनाएं। दूसरी है परंपरागत व्यवस्थाएं, जो विभेदीकृत शासकीय राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। इसका तात्पर्य विभेदीकृत है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में विभेदीकृत नहीं है। और तीसरी है आधुनिक व्यवस्थाएं, विभेदीकृत राजनीतिक आधारित संरचनाएं। ये सबसे ज्यादा संरचनात्मक विभेदीकरण इनमें पाया जाता है, सांस्कृतिक लौकिकीकरण। तो उन्होंने 3 प्रकार बताए कि अगर हम संरचनात्मक विभेदीकरण और सांस्कृतिक लौकिकीकरण के आधार के ऊपर देखें तो इनमें सबसे कम पाया जाता है संरचनात्मक विभेदीकरण और सांस्कृतिक लौकिकीकरण, क्योंकि पुरानी है। इनमें थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है और सर्वाधिक इसके अंदर पाया जाता है संरचनात्मक विभेदीकरण। ये आधुनिक व्यवस्थाएं पाश्चात्य व्यवस्थाओं के तुल्य है, ये विकासशील देशों के तुल्य है, और ये पुरानी व्यवस्थाएं हैं, आदि व्यवस्थाएं हैं, जो आजकल ये कल युगांडा में या बहुत जहां ये कबीला टाइप शासन चलता है ऐसा। तो ये तीनों हैं, 1, 2 और 3। यहां 1 लिखा हुआ था। इन्होंने तीनों प्रकार बताए बढ़ती हुई मात्रा के अकॉर्डिंग। आमंड पावेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता की श्रेणियां है? देखिए, आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था उसकी 4 प्रकार की क्षमताएं बताई है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जो क्षमता वो 4 प्रकार की हो सकती है। एक है वो है व्यवस्थाकारी रेगुलेटिव क्षमता कितनी है उसकी, नियम कायदे कानून कितने मानते हैं लोग, अव्यवस्था है या व्यवस्था बनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं है। दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट निकायशीय, वो अपने लोगों से कितना टैक्स वगैरह ले लेती है, कितनी लॉयल्टी ले लेती है, इस सब के ऊपर निर्भर करता है। तीसरी है वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूटिव का तात्पर्य है कि वो संसाधनों का वितरण कितनी अच्छी तरह से करने की क्षमता रखती है। जैसे जब समाजवाद और साम्यवाद होता है वहां आर्थिक संसाधनों का वितरण बहुत अच्छा होता है। और तीसरी है रेस्पॉन्सिव यानी उत्तरकारी। तो ऐसे करके 4 प्रकार की बताई है इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। देखिए, हम क्षमता की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की चर्चा करें तो जो रूल रेगुलेशन लागू करना है, व्यवस्था बनाए रखना है, कोई चू नहीं करेगा, ये तानाशाही में बहुत अच्छी होती है। निकायशीय भी तानाशाहियों में अच्छी होती है, ये अपने नागरिकों का पूर्ण मानसिक और उसका शारीरिक दोहन कर लेती है। वितरणात्मक क्षमता साम्यवादी व्यवस्था में वितरण बहुत अच्छा होता है, समय समान वितरण करने की कोशिश की जाती है। लेकिन रिस्पॉन्स जो देती है, उत्तर जो देती है, आपकी मांगों की पूर्ति करने की कोशिश करती है, आपकी बातों को सुनती है, बदले जवाब भी देती है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है। तो लोकतंत्र के अंदर उत्तरकारी व्यवस्था रिस्पॉन्सिव अच्छी होती है। तो ये है इसका उत्तर। ये नहीं है आज्ञाकारिता, सहभागिता, ये तो सब समर्थन है, इस प्रकार से आते हैं, क्योंकि ये व्यापक चर्चा हो जाएगी। मैंने कहा था कि जब हम इष्टन को, आमंड को, इन लोगों को पढ़ते हैं तो ये कहते हैं एक मांग होती है, उस मांग का समर्थन आता है, फिर वो रूपांतरित होती है, फिर पूर्ति होती है। ये तो हम व्यापक रूप से आगे हम समझ चुके हैं पीछे वाले में, सिस्टम अप्रोच में, ये तो उसी के पार्ट है। प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ये प्रकार्यवाद है, ये दरअसल मार्क्सवाद का विरोध करने के लिए आया था। और इस प्रकार संरचनात्मक प्रकार्यवाद ने जो पूरी प्रशंसा की है वो पाश्चात्य विश्व की और पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की है। और मार्क्सवाद को उन्होंने बंद व्यवस्था और बताया है, जहां विकास बिल्कुल नहीं होता, जहां की संस्कृति पिछड़ी हुई है। ऐसे करके वो मार्क्सवाद की आलोचना करता है, साम्यवादी देशों की तो आलोचना करता है, उन्हें बंद व्यवस्थाएं बताता है, और पाश्चात्य देशों की खुली व्यवस्थाओं की वो प्रशंसा करता है। तो ये मार्क्सवाद का चेतन विकल्प, यानी सोच समझ के तैयार किया गया विकल्प है, ये कह रहा है W.G. रनसीमैन ने कहा है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था? ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, शुरुआत में चर्चा हो गई थी कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद कौन से देशों के लिए विकसित किया गया था कि उन देशों की राज व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। तो मैंने कहा था थर्ड वर्ल्ड के लिए विकसित किया गया था, तृतीय विश्व के देशों को। और इन तृतीय विश्व के देशों को हम कौन से देश बोलते हैं? विकासशील देश।
देखिए, हमने पूरी दुनिया को 3 भागों में बांट रखा है अल्फ्रेड सोबी जैसी विद्वानों ने। पहली दुनिया है वो है पाश्चात्य देश, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये विकसित देश, अमीर देश। पाश्चात्य है पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश। द्वितीय दुनिया में साम्यवादी देश आया करते थे, जिनकी संख्या आजकल कम हो गई। यूएसएसआर के नेतृत्व में जो देश थे, सोवियत संघ के नेतृत्व में, सोवियत संघ है, बल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, युगोस्लाविया है, या चाइना है, उत्तरी कोरिया है, क्यूबा है, ये द्वितीय दुनिया कहलाती थी। और तृतीय दुनिया में आते थे लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के गरीब देश। भारत है, भूटान है, श्रीलंका है, अफ्रीकन देश है, घाना है, युगांडा है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ये सब विकासशील देशों में आते हैं। तो विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद है, जो आमंड और कोलमैन वाला। आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती है। देखिए, उन्होंने 3 विशेषताएं बताइए। एक तो ये अत्यंत व्यापक होती है व्यवस्था, परस्पर निर्भरता होती है, विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और तीसरा है कि अगर बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगी तो उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो सीमाओं का अस्तित्व होता है, कहीं ना कहीं उनकी एक लिमिट होती है, आप हर चीज को ही राजनीतिक व्यवस्था में शामिल नहीं कर सकते। तो ये 3 विशेषताएं बताई थी हमने, व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। ये इसकी कोई विशेषता नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसका उत्तर है वो सी है। तो ये थी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ग्रेबियल आमंड की और कोलमैन की। ग्रेबियल आमंड और कोलमैन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, आप याद कर लेना, आगे खूब चर्चा आएगी। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इस पुस्तक में उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल दिया था आमंड और कोलमैन ने। फिर उन्होंने इसमें सुधार किया और अगली पुस्तक लिखी आमंड और पावेल ने, और उस पुस्तक का नाम था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बजाय एक नया उपागम विकसित किया गया, वो था डेवलपमेंट अप्रोच, विकासशील उपागम या विकास उपागम। तो इसकी फिर कभी आगे चर्चाएं आ जाएगी सारी की। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान से दोबारा देख लीजिए, एक बार पूरा करने के बाद देखेंगे जिनके उत्तर आप खुद को वैसे ही मालूम हो जाएंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।